हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय की महामैराथन वीडियो। जी हां, महामैराथन वीडियो होने वाली है। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में यदि प्रश्न ना आए तो आप मुझे चाहे जिंदा जला देना, चाहे फांसी लगा देना, चाहे गोली मार देना, यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएगा ही आएगा। आप पेपर देने जाएंगे 16 फरवरी को, तब आप कमेंट कीजिएगा कि यहां से यदि नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। तो आपको क्या तैयार करना है हिंदी विषय के लिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए, बिना आपका समय गवाए हुए, क्योंकि समय अब बीतता जा रहा है। आज है 7 फरवरी और 16 फरवरी को आपका एग्जाम है। 2023 बोर्ड एग्जाम हिंदी विषय का पेपर है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको मेहनत से पढ़ाई करना है इन्हीं 7-8 दिनों में और अच्छा स्कोर करना है प्रत्येक विषय में। जी हां, प्रत्येक विषय में आपको अच्छा स्कोर करना है, जिसमें से आप हिंदी में अच्छा स्कोर जरूर करिएगा। तो यहां से आप जरूर देखेंगे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं, इनसे संबंधित चलिए मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। यदि विधा पूछा जाता है कि रानी केतकी की कहानी किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी विधा पर आधारित रचना है। श्याम सुंदर दास की रचना का नाम है रहस्य रूपक और साहित्य लोचन। ये दोनों ही रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? दोनों ही रचनाएं आलोचना विधा पर आधारित हैं। तीसरे कवि हैं यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी, यानी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं यहां पर गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला और कर्मभूमि। ये सभी रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित हैं। यदि प्रश्न आ जाता है यहां से कि गबन किस विधा पर आधारित रचना है, तो उपन्यास विधा पर। गोदान, सेवा सदन या निर्मला या कर्मभूमि किस विधा पर आधारित रचना है, तो उपन्यास विधा पर। तो यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर बनेगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले लेखक हैं गुलाब राय जी और इनकी रचना है नर से नारायण और ठलुआ क्लब। ये दोनों रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? निबंध विधा पर आधारित हैं, यानी नर से नारायण और ठलुआ क्लब ये रचना जो है निबंध विधा पर आधारित है। मेरी असफलताएं, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है गुलाब राय जी की, और यह रचना जो है इनकी आत्मकथा विधा पर आधारित है। किस विधा पर मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी ध्यान दीजिएगा, यह रचना आत्मकथा विधा पर आधारित है। और इसके बाद अगले लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और इनकी रचना है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता। ये तीनों ही रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? तो ये तीनों ही रचनाएं आधारित हैं मेरे प्यारे बच्चों निबंध विधा पर आधारित। अगली जो है रचना इनकी बाण भट्ट की आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि यह किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगले कवि यानी कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। इनकी रचना है अतीत के चलचित्र, जो कि संस्मरण विधा पर आधारित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और अगले लेखक हैं यहां पर धर्मवीर भारती जी। इनकी रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगले लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी और इनकी रचना का नाम है आवारा मसीहा। और यह जो रचना है यह विधा किस विधा पर आधारित है? जीवनी विधा पर आधारित है। और इसके बाद अगले लेखक हैं मोहन राकेश जी और इनकी रचना का नाम है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों ही रचनाएं मोहन राकेश जी की हैं और ये नाटक विधा पर आधारित रचनाएं हैं। अगले लेखक हैं महत्वपूर्ण भगवती चरण वर्मा जी और इनकी रचना है भूले विसरे चित्र, चित्रलेखा। ये दोनों ही रचनाएं
किस विधा पर आधारित हैं? उपन्यास विधा पर आधारित हैं। अगले लेखक हैं यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी, और इनकी जो है रचना क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण, ये दोनों रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? तो ये दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा पर आधारित हैं। किस विधा पर? आत्मकथा विधा पर आधारित हैं। और जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है त्यागपत्र, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है प्रश्न। त्यागपत्र किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर आधारित है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण और लेखक, जैसे कि राहुल सांकृत्यायन जी की रचना मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में, ये दोनों रचनाएं यात्रा वृत्त विधा पर आधारित हैं। अगले लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, और इनकी रचना का नाम है मैला आंचल, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है साहित्य और कला, जो कि आलोचना विधा पर आधारित रचना है। और यहां पर होगा कलकत्ता, यहां पर होगा कलकत्ता से पीकिंग, यह किस विधा पर आधारित है? तो यह है यात्रा वृतांत विधा पर आधारित। और अगली रचना है सागर की लहरों पर, यह किस विधा पर आधारित है? तो यह भी यात्रा वृतांत विधा पर आधारित है। इसके बाद अगली रचना है ठूठा आम, तो यह किस विधा पर आधारित है? इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए। और यहां पर आप देखेंगे अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा पर आधारित है, महादेवी वर्मा की रचना है। अनंत आकाश आलोचना विधा पर आधारित है, जयप्रकाश भारती जी की रचना है। आकाशदीप जो है कहानी विधा पर आधारित है, और यह जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर तैयार कर लेना। इन सभी को यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। अगली रचना है इंद्रजाल, जो कि कहानी विधा पर आधारित है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उजली आग, जो कि निबंध विधा पर आधारित है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। कलकत्ता से पीकिंग मैंने अभी आपको बताया था, यात्रा वृत्तांत पर आधारित है, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। एक घूंट नाटक विधा पर आधारित है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आहुति कहानी विधा पर आधारित है, इलाचंद्र जोशी जी की रचना है। अथाह सागर आलोचना विधा पर आधारित रचना है, और लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। मेरे प्यारे बच्चों, अगली रचना है अशोक के फूल, जो कि निबंध विधा पर आधारित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं लेखक। मैंने आपको बताया था। इंदुमती कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी है, लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। कलम का सिपाही वेरी इंपॉर्टेंट रचना है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित है, और लेखक हैं अमृत राय जी। कुटज ललित निबंध है, जो कि हजारी प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। कंकाल उपन्यास विधा पर आधारित है, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। खून के छींटे उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। यह गेहूं और गुलाब निबंध विधा पर आधारित रचनाएं हैं, राम वृक्ष पेनीपुरी जी इस रचना के लेखक हैं। गोदान, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का है। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। चलो चांद पर चलें, यह जो है जयप्रकाश भारती का विज्ञान विधा पर आधारित है। चिंतामणि, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, निबंध विधा पर आधारित रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक विधा पर आधारित रचना है, और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद झूठा सच उपन्यास विधा पर आधारित है, यशपाल जी की रचना है। ठेले पर हिमालय निबंध विधा पर है आधारित, बाबू गुलाब राय जी की रचना है। अब बारी आती है आपको कौन कौन से गद्यांश तैयार कर लेने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, और मैं चाहूंगा कि आप इस गद्यांश को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया है। यदि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में ये आता है तो आपको संदर्भ ऐसे लिखना होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
काले पेन से आप हिंदी लिखिएगा। गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। फिर पाठ किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी होगी। फिर एक प्रश्न और होगा जिसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है गद्यांश, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। फिर इसके बाद अगला है गद्यांश। यहां पर मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, लास्ट में है किसी प्रकार का धोखा ना होगा, इसे भी आप तैयार कर लेना, मित्रता पाठ से ही है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसको भी आप तैयार कर लेना। इसकी भी वीडियो मैंने बना दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। और इसके बाद यहां पर विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है गद्यांश, आप जरूर तैयार कर लेना। और यह जो गद्यांश है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पर पैर रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह भी गद्यांश मित्रता नामक पाठ से ही लिया गया है, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसे भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला गद्यांश आप तैयार कर लेना। मित्रता नामक पाठ के बाद जो अगला पाठ आता है ममता नामक पाठ, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अश्वरोही पास आया, यह भी गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। फिर भारतीय संस्कृति नामक पाठ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसमें कौन सा गद्यांश इंपॉर्टेंट है? भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी। इसके बाद अगला है यह नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है और आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में, यह भी गद्यांश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप तैयार कर लीजिएगा। फिर अजंता नामक पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। तो यहां पर इस पाठ के कौन से गद्यांश आपको पढ़ लेने हैं? पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, और दूसरा गद्यांश आपको पढ़ना है कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। इसके बाद आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ लेने हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए? तो यहां पर आप देखेंगे सूरदास जी के द्वारा रचित पहला पद चरण कमल बंदो हरिराई, आप जरूर तैयार कर लेना। इसकी मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई थी, यहां पर आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश नहीं होगा, यहां पर पद्यांश लिखा जाता है। हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होता है। काव्य खंड में, क्योंकि पद्यांश होता है काव्य खंड का भाग और गद्यांश होता है गद्य खंड का भाग, तो यह जो है गद्यांश नहीं है, पद्यांश है। पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, लेखक यानी रचयिता हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी का कोई भी यदि पद्यांश आता है, संदर्भ आप सेम ऐसे ही लिख सकते हो और प्रसंग लिखना है। फिर इसके बाद यदि रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। यदि पूरे की व्याख्या आपसे पूछा जाता है तो पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको करनी होगी। इस तरह से आप व्याख्या करेंगे और इस तरह से काव्यगत सौंदर्य भी लिख देंगे। इसके बाद अगला है ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, इसे भी पढ़ लेना। ऊधव मन न भये 10-20 और निर्गुण कौन देश को वासी, इस पद्यांश को भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर सूरदास जी का अगला है, यहां पर आप देख पा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर पुरते निकसी रघुवीर वधु वन पथ पर शीर्षक पाठ से है और यह है पद्यांश रानी मैं जानी अजानी महा पदि पाहन हूं ते कठोर हियो है, वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी पद्यांश। और इसका संदर्भ मैं बताता चलूंगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ का कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आए तो आप ऐसे ही संदर्भ लिखना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद ऐसे आपको व्याख्या कर देनी है और काव्यगत सौंदर्य यदि पूछा जाता है तो काव्यगत सौंदर्य ऐसे ही आपको लिख देना है। इसके बाद अगला आपको कौन सा पद्यांश महत्वपूर्ण है जो तैयार कर लेना है? रानी मैं जानी अजानी महा मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद जो स्वदेश प्रेम कविता है, यहां से आप निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, इस पद्यांश को पढ़ लेना। और सच्चा प्रेम वही है जिसकी, इसके बाद जो है अगला पद्यांश आप तैयार कर लीजिएगा। और महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप कौन कौन से तैयार करो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक परिचय के अंतर्गत और जयशंकर प्रसाद, दो ही जीवन परिचय आप तैयार कर लेना। प्रमुख
लेखकों के अंतर्गत आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इनकी एक एक रचना का भी नाम आपको लिखना होगा। महत्वपूर्ण कवियों में आप आएंगे तो देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का और बिहारी लाल जी का, और यदि आप चाहते हैं तो महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको वीडियो भी मिलेगा, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। मैंने सभी जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रखी है और आपके 5 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हीं से संबंधित आपको रचनाओं को भी पढ़ना होगा, यानी लिखना होगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी और ऐसा नगरी, यहां पर दूसरा जो गद्यांश है इसे भी आपको पढ़ लेना है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे आम स्वीकृता समया, इस गद्यांश को भी आपको तैयार करना है जो कि प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से है। और नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत और अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं इनसे रिलेटेड वीडियो मैं आपको कल ही देने वाला हूं। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कब चाहिए। जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जितने भी हैं इनसे रिलेटेड वीडियो, एक एक गद्यांश की मैं आपको व्याख्या बता दूंगा, हिंदी अनुवाद यानी बता दूंगा, आपको कैसे लिखना है यह भी बता दूंगा। अब बारी आती है संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल ही मैंने आपको बताया था संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश यानी श्लोक, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केणमीयते, और यह किस पाठ से है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। व्याख्या मैंने आपको बता दी है। दूसरा श्लोक आप तैयार कर लेना, यहां पर बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभय यत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, यह किस पाठ से है, वीरा वीरेण नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत, इसको भी आप तैयार कर लेना। इसका भी मैंने हिंदी अनुवाद बता दिया है आप सभी को, वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करा रखी है, आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला श्लोक आपको तैयार कर लेना है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। इस श्लोक को आप जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। यह जो श्लोक है जीवन सूत्राण नामक पाठ से है और इसका हिंदी अनुवाद यहां पर आप देख सकते हो। इसके बाद अगला श्लोक आपको तैयार करना है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा योजनात सह पंडिता। तो इसका भी मैंने आपको संदर्भ बताया था, हिंदी अनुवाद भी बताया था, यहां पर आप देख सकते हो। तो आप इतने ही श्लोक तैयार कर लेना, आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब बारी आती है संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न, आप कौन कौन से तैयार कर लो ताकि यहां से भी तो आपको आंसर करना होगा। 4 नंबर का सवाल है, यहां पर 4 प्रश्न आएंगे, 2 का आंसर देना होगा, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी नगरी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न आप तैयार कर लेना, वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति, वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है। तो वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति। और अगला प्रश्न है, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप जरूर तैयार कर लेना, यहीं से प्रश्न आएंगे, इसके बाहर एक भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला। मैं आपको हिंदी विषय के मॉडल पेपर डेली प्रोवाइड करा रहा हूं, आप जरूर देखें कैसा पेपर आएगा, मैंने आपको बताया है और पेपर सॉल्व भी करा रहा हूं मॉडल पेपर। तो आप मॉडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो जरूर देखें क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न आप तैयार कर लेना, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यानी वाराणसी नगरी जो है विविध धर्मों की संगम स्थली है। अगला प्रश्न है यहां पर, कुत्र मरणम मंगलम भवति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, कह रहा है कहां मरना मंगलकारी माना जाता है। उत्तर होगा वाराणस्याम मरणम
मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी माना जाता है। इसके बाद आप तैयार कर लेंगे वीरः केन पूजते, वीर की पूजा कौन करता है या वीर किसके द्वारा पूजा जाता है, तो वीरः वीरेण पूजते यानी वीर की पूजा वीर के द्वारा ही होती है। अगला प्रश्न है पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्, पुरु राज ने किसके साथ युद्ध किया, तो पुरु राजा अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत्, पुरु राज ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था। अगला प्रश्न तैयार कर लेना पुरु राजा कः आसीत, तो पुरु राजा एकः भारत वीरः आसीत। तो इतने ही प्रश्न आप तैयार कर लोगे संस्कृत विषय से तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और ये सभी प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आते रहे हैं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। 16 फरवरी को यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकता है। जैसे पूछ लिया रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है, दिए होंगे विकल्प 4 और आपको 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। तो रीतकाल की प्रमुख विशेषता क्या है, श्रृंगार की प्रधानता, दूसरी विशेषता है ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा और तीसरी विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो रीतकाल की ये विशेषताएं हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। छायावाद युग की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियां पूछ लिया जाए तो प्रकृति का मानवीकरण पहली विशेषता है, रहस्य भावना दूसरी विशेषता है। इसके बाद प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता क्या है, जैसे पहली है बौद्धिकता की प्रधानता, दूसरी विशेषता है विद्रोह का स्वर और प्रगतिवादी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, मानव की महत्ता का प्रतिपादन और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण युगों की मैंने महत्वपूर्ण विशेषताएं बता दी हैं। यदि यहां से बहुविकल्पी प्रश्न बनता है तो आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बस आप इतनी चीज ही तैयार करके जाइएगा। इसके बाद बात आती है द्वंद्व समास की। तो मैं आपको द्वंद्व समास के ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण बताने वाला हूं जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे द्वंद्व समास कहते किसे हैं, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, वहां होता है द्वंद्व समास। अब यहां पर माता और पिता, माता है पहला पद, पिता है दूसरा पद, तो माता और पिता यानी माता पिता लिखा है तो यहां पर दोनों पदों की प्रधानता है। जब इसका विग्रह होगा तो क्या होगा, माता और पिता होगा। और इसका जो है यदि पूछता है इसमें कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिस समास में पहला और दूसरा यानी दोनों पद प्रमुख हो वहां पर होगा द्वंद्व समास। वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। पाप पुण्य, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य हो जाएगा। इसमें समास कौन सा है तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें समास है यही द्वंद्व समास। अगला है दिन रात, दिन रात में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, क्योंकि दिन की भी प्रधानता है और रात की भी प्रधानता है और विग्रह क्या होगा, दिन और रात हो जाएगा। यदि पूछता है दिन रात का विग्रह क्या होगा तो दिन और रात होगा। और यदि पूछता है दिन रात में समास कौन सा है तो द्वंद्व समास है। इसके बाद है देश विदेश, देश विदेश में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, विग्रह क्या होगा, देश और विदेश हो जाएगा। इसके बाद यश अपयश है तो इसका विग्रह क्या होगा, यश और अपयश हो जाएगा। और इसमें समास कौन सा है तो द्वंद्व समास है। अन्न जल, अन्न जल का विग्रह क्या होगा, अन्न और जल होगा। और इसमें समास कौन सा है तो मेरे प्यारे बच्चों द्वंद्व समास है, क्योंकि यहां पर दोनों ही पदों की प्रधानता दर्शाई गई है। अगला यहां पर ध्यान दीजिएगा हानि लाभ, तो हानि और लाभ हो जाएगा इसका विग्रह और इसमें समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। अगला है शुभ अशुभ, इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है और इसका विग्रह क्या होगा, शुभ और अशुभ हो जाएगा। इसके बाद अगला है राधा
कृष्ण, तो राधा कृष्ण में विग्रह क्या होगा, राधा और कृष्ण, क्योंकि राधा भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है, यानी यहां पर दोनों पदों की प्रधानता है, इसलिए द्वंद्व समास है। इसके बाद उत्थान और पतन है, उत्थान और पतन हो जाएगा इसका विग्रह, उत्थान पतन लिखा होगा, आपसे पूछा जाएगा उत्थान पतन में कौन सा समास है, तो आप लगा दीजिएगा निशान, द्वंद्व समास है। अगला है यहां पर जीवन मरण, तो इसका विग्रह क्या होगा, जीवन और मरण हो जाएगा, और इसमें समास कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों पद प्रधान हैं। अगला है यहां पर राजा रानी, तो राजा रानी में विग्रह क्या होगा, राजा और रानी विग्रह हो जाएगा, और इसमें समास कौन सा है, तो द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों ही पदों की प्रधानता है। मैंने आपको बताया जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, जहां पर वह जो है द्वंद्व समास होता है, वहां यानी द्वंद्व समास होता है। तो ये हैं द्वंद्व समास के वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण, और इनका मैंने विग्रह करके भी बता दिया, ये भी बता दिया कि इन उदाहरणों में कौन सा समास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन्हें जरूर तैयार कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अब समय कम बचा है और आपको अच्छी तैयारी करनी है हिंदी विषय की, साथ ही साथ अन्य विषयों की भी। तो यहां पर अब देखेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास की मैं आपको विशेषता बताता चलूं, फिर मैं आपको महत्वपूर्ण उदाहरण बताऊंगा और साथ ही विग्रह करके भी बताऊंगा। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद होता है संख्यावाची। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, यानी गिनती बताने वाला। क्या बताने वाला, गिनती बताने वाला। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, गिनती बताने वाला। और बाकी का जो होता है वह किसी समूह का बोध कराता है। तो यहां पर देख लीजिए चौराहा। अब चौराहा में चौ जो है यह पहला पद है, राहा जो है यह दूसरा पद है। तो चौ क्या है, गिनती बता रहा है, चौ यानी चार, और राहा यानी राहों का समूह। तो पहला पद क्या बताता है, गिनती बताता है, यानी संख्यावाची होता है, और बाकी का जो दूसरा पद होता है किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, वहां होता है द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास होता है। अगला है नवरत्न, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी उदाहरण, आप जरूर तैयार कर लेना। नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्नों का समाहार। समास कौन सा है, द्विगु समास है। त्रिफला, त्रिफला यानी त्रि यानी तीन, फला यानी फलों का समूह। तो यहां पर कौन सा समास है त्रिफला में, त्रिफला में भी द्विगु समास है। अगला है तिरंगा, तो तिरंगा में पहला शब्द क्या है, ती है, तो ती यानी तीन, और रंगा यानी रंगों का समाहार। अगला है पंचपात्र, तो पहला पद है संख्यावाची, पंच यानी पांच, और पात्र यानी बर्तनों का या पात्रों का समूह। अगला है सप्ताह, तो इसका विग्रह क्या होगा, 7 दिनों का समूह। अगला यहां पर आप देख लीजिए, ये सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्या है, त्रिकोण, तो त्रिकोण का क्या हो जाएगा, 3 कोणों का समूह। त्रिकोण का विग्रह क्या होगा, त्रि यानी 3 और कोण यानी कोण, तो 3 कोणों का समूह। तो मैंने आपको बताया ना कि द्विगु समास में पहला पद होता है संख्यावाची, बाकी किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, द्विगु समास कहलाता है। और 2 ही समास आपको पढ़ने हैं, और दोनों ही समासों के महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको बता दिए। यदि आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 16 फरवरी को इससे बाहर कुछ आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। बस आप वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने सभी मित्रों में। अगला है यहां पर सप्त सिंधु, तो सप्त क्या है, 7, और सिंधु यानी नदियों का समूह। अगला है सप्त ऋषि, तो सप्त यानी 7, ऋषि यानी ऋषियों का समूह। अगला है त्रिभुज, तो त्रि यानी 3 और भुज यानी भुजाओं का समूह हो जाएगा, यानी द्विगु समास है इसमें। और अगला है त्रिनेत्र, तो त्रि यानी 3 और नेत्र यानी नेत्रों यानी आंखों का समूह। और अगला है यहां पर सप्ताह, तो मैंने आपको बता ही दिया, 7 दिनों का समूह। तो इतने ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं द्विगु समास के, इन्हें आप जरूर तैयार कर लोगे तो यहां से ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर है ओष्ठ, क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा, होठ होगा या ओठ होगा। तो यहां पर यदि प्रश्न आता है कि तत्सम शब्द ओष्ठ का तद्भव क्या होगा,
होठ होगा या ओठ होगा। और यदि प्रश्न आ जाता है ओठ का तत्सम क्या होगा तो ओष्ठ हो जाएगा। बस इधर उधर आपको करना है। तत्सम पूछता है तो ऐसे लिखना है, तद्भव दिया है और तत्सम पूछता है तो ऐसे लिखना है, और यदि तत्सम दिया है तद्भव पूछा जाता है तो ऐसे लिखना है। एक दूसरे को ऐसे वैसे कर देना है। यानी कर्पूर जो है यह तत्सम है, और परीक्षा में पूछा गया कि कर्पूर का तद्भव क्या होगा तो कपूर होगा। और यदि परीक्षा में पूछा गया है कि कपूर का तत्सम क्या होगा तो कर्पूर होगा। यह चीज आपको समझना है, बस ये चीज समझना है। कोई भी चीज यदि पूछता है तद्भव तो तद्भव लिख देंगे, तत्सम तो तद्भव तत्सम आप लिख देंगे। तो अगला क्या है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा जेठ हो जाएगा। अगला है कूप, तो कूप का तद्भव क्या हो जाएगा कुआं हो जाएगा। इसके बाद अगला है मेरे प्यारे बच्चों मच्छिका। मच्छिका है तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होगा मक्खी हो जाएगा। अगला है यहां पर दुग्ध। दुग्ध का तद्भव क्या होगा दूध हो जाएगा। अगला है स्नेह। स्नेह का तद्भव क्या हो जाएगा नेह हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर भी आप देख लीजिए महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम शब्दों को। तो अगला है तत्सम शब्द पाषाण। पाषाण का तद्भव क्या होगा पाहन होगा। और यदि आता है पाहन का तत्सम क्या होगा तो पाषाण हो जाएगा। अगला है क्लेश। क्लेश का जो है तद्भव क्या होगा तो इस तरीके का जो क्लेश लिखा जाता है लिखा जाएगा। अगला है श्रृंगार, तो श्रृंगार का जो है तद्भव क्या होगा श्रृंगार हो जाएगा। अगला है स्कंद तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा कंधा हो जाएगा। और अगला है यहां पर तत्सम शब्द भिक्षा, तो भिक्षा का तद्भव क्या हो जाएगा भीख हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों भीख का तत्सम क्या होगा भिक्षा हो जाएगा। अगला है प्रस्तर, तो प्रस्तर का तद्भव होगा पत्थर। अगला है नींद, यानी नींद क्या है यह है तद्भव शब्द। और आज से पूछता है नींद का तत्सम क्या होगा तो निद्रा हो जाएगा। और यदि निद्रा का तद्भव पूछता है तो क्या होगा नींद हो जाएगा। बस इधर उधर आपको करना है। और जितने भी महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम शब्द हैं मैंने सभी को यहां पर लिया हुआ है। आपकी बोर्ड परीक्षा करीब है, आज है 7 फरवरी और 16 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है। इसलिए आपको धुआंधार तैयारी कराने का मैं प्रयास करूंगा ताकि आप हिंदी विषय में अच्छा स्कोर कर सकें। तो यहां पर अगला तत्सम शब्द क्या है मनुष्य है। मनुष्य का तद्भव क्या होगा मानुष हो जाएगा। अगला है तत्सम शब्द यहां पर तड़ाग, तो तड़ाग का तद्भव क्या होगा तालाब हो जाएगा। अगला है यहां पर तत्सम शब्द स्वप्न। स्वप्न का तद्भव क्या होगा सपना हो जाएगा। अगला है यहां पर नारिकेल, तो नारिकेल का तद्भव क्या होगा नारियल हो जाएगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है मस्तिष्क। मस्तिष्क का तद्भव क्या होगा माथा हो जाएगा। और अगला है यहां पर वाष्प, तो वाष्प का तद्भव क्या होगा भाप हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिए हैं द्वंद्व समास के महत्वपूर्ण उदाहरण, द्विगु समास के महत्वपूर्ण उदाहरण, तत्सम तद्भव शब्द महत्वपूर्ण बता दिए हैं। और जो पर्यायवाची शब्द हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैं आपको जल्द ही देने वाला हूं। और इसके बाद आपको महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से तैयार कर लेने हैं तो यहां पर आप देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध तैयार कर लेना है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पर, यानी विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है या जीवन में अनुशासन क्या महत्व है आप जरूर तैयार कर लेना। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस निबंध को तैयार कर लेंगे। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आतंकवाद समस्या और समाधान इस विषय पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना है, क्योंकि 9 नंबर का निबंध आएगा। और आपको लिखना कैसे होगा, किसी भी विषय पर आप निबंध लिखेंगे तो पहली हेडिंग डालेंगे आप रूपरेखा, फिर इसके अंतर्गत आपको जैसे कि यहां पर आतंकवाद समस्या और समाधान पर आप निबंध लिख रहे हैं, आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है तो रूपरेखा हेडिंग डालेंगे। इसके बाद प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग होगी आतंकवाद से तात्पर्य, तीसरी होगी विश्व में व्याप्त हिंसा की प्रवृत्ति और आतंकवाद, चौथी होगी भारत में आतंकवादी गतिविधियां, और पांचवी हेडिंग क्या होगी आतंकवाद का समाधान, छठी होगी उपसंहार। तो आपको काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है। यहां पर मैंने लाल पेन का प्रयोग किया है, आपको नहीं करना है अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना। जय हिंद।